जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। बिल्कुल सही है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के खोजकर्ता कौन है? लुई पास्चर। टीकाकरण के खोजकर्ता कौन है? लुई पास्चर के द्वारा किया गया। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कौन की? विलियम हार्वे, ठीक है ना। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे के द्वारा। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक ही, ठीक है ना। कोशिका का जो खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक, उन्हीं के द्वारा कोशिका विज्ञान का भी जनक माना जाता है, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक के। कोशिका विज्ञान को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? विज्ञान की किस शाखा में? साइटोलॉजी में। कोशिका विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं वो साइटोलॉजी में। आगे आपको बताना है कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकोलॉजी के जनक कौन है? माइकोलॉजी के जनक कौन है? तो एंटन डी बेरी। क्या नाम है? एंटन डी बेरी, ठीक है ना। माइकोलॉजी के जनक कौन है? एंटन डी बेरी। और फाइकोलॉजी के जनक कौन है? विलियम हार्वे। फाइकोलॉजी के जनक कौन है? विलियम हार्वे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज है। आगे आपको बताना है आधुनिक वनस्पति के जनक कौन है? नहीं, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, चलिए ये बता दीजिएगा। आपको बताइएगा वर्गकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। यही जो है ना आधुनिक वनस्पति विज्ञान के भी जनक कौन है? कैरोलस लिनियस ही है, ठीक है ना। कैरोलस लिनियस बताइएगा। तो कैरोलस लिनियस जो है वो पूरे पादप और जंतुओं को कितने भाग में बांटे थे? 2 भाग में, ठीक है ना। एक को पादप और एक को जंतु में। बाद में चल करके 5 भाग में कौन बांटते हैं? रॉबर्ट विटेकर के द्वारा, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो पढ़ा जाने वाला अभी जो वर्गीकी है वो किनके द्वारा? वही रॉबर्ट विटेकर का ही चलता है, ठीक है ना। अभी भी जो हम लोग पढ़ते हैं वो रॉबर्ट विटेकर का ही पढ़ते हैं। हालांकि बहुत लोग उसके बाद भी वर्गीकी में काम किए हैं। बताइएगा तो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक याद है ना? कौन? पी अयंगर। पी अयंगर भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक पी अयंगर। और शैवाल विज्ञान के जनक विलियम हार्वे। शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी के जो है कौन है? विलियम हार्वे, ठीक है ना। और माइकोलॉजी के कौन है? एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है पुष्प का अध्ययन हम विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी किसमें करते हैं? एंथ्रोलॉजी में। एंथ्रोलॉजी से मिला जुला एक शब्द और आता है विज्ञान का शाखा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव के आंतरिक संरचना का, वो एनाटॉमी है, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? हाँ, पीछे से ठीक बोल रहे हैं। मानव के सांस्कृतिक विकास का। किसका करते हैं? मानव के सांस्कृतिक विकास का। मानव कैसे कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है ना। वो कल्चरल डेवलपमेंट अपना कैसे कैसे किया है, इसके बारे में अगर हमको प्राप्त करना है ज्ञान तो हमको विज्ञान की किस शाखा में जाना पड़ेगा? एंथ्रोपोलॉजी में जाना पड़ेगा। आगे आपको बताना है डेंड्रोलॉजी में आपका किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ झाड़ियों का अध्ययन। पेड़ और झाड़ियों का अध्ययन किसमें करते हैं? डेंड्रोलॉजी में। डेंड्रोलॉजी से मिला जुला एक और शब्द आता है डेंड्रोक्राइनोलॉजी। डेंड्रोक्राइनोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? डेंड्रोक्राइनोलॉजी में नहीं, डेंड्रोक्राइनोलॉजी। देखिए तो जैसे डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ और झाड़ियों का, ठीक है ना। और क्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? समय का। क्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? समय का, ठीक है ना। तो पेड़ जो है ना, पेड़ का जो उम्र हम ज्ञात करते हैं समय के रिस्पेक्ट में वो कितना बढ़ा है, वो कैसे करते हैं? उसके वलयों को गिन करके। जैसे पेड़ है, देखिए जैसे ये है तो इसमें रिंग रिंग टाइप का दिखाई दे रहा है ना। तो मान लीजिए 2 साल का है तो 2 रिंग दिखेगा, 3 साल का है तो 3 रिंग दिखेगा। जैसे जैसे मोटाई बढ़ता जाएगा रिंग का आकार बढ़ते चला जाएगा। तो उसको गिन करके अगर हम विज्ञान के किस शाखा में पेड़ का उम्र ज्ञात करते हैं? डेंड्रोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना, डेंड्रोक्राइनोलॉजी में। चलिए आगे आपको बताना है इकोनॉमिक बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी, तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है इकोनॉमिक बॉटनी, ठीक है ना। तो आर्थिक महत्व के जो पेड़ पौधे होते हैं, आर्थिक महत्व के जो पेड़ पौधे होता है उनका अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो इकोनॉमिक बॉटनी में। इकोनॉमिक बॉटनी में। आगे आपको बताना है सजावटी पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना। जैसे अभी फूलों का अध्ययन हम पढ़े थे क्या? एंथ्रोलॉजी, ठीक है ना। लेकिन हमको सभी फूलों का अध्ययन नहीं करना है। जिस फूल से हम सिर्फ सजावटी का काम करते हैं, आर्थिक रूप से जिसका हम काम करते हैं, उसका अगर हमको ये नॉलेज लेना है तो हमको विज्ञान की किस शाखा में जाना पड़ेगा? फ्लोरिकल्चर में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, फ्लोरिकल्चर में।
कल्चर का मतलब ही होता है खेती करना, ठीक है ना, उसका संवर्धन करना। आगे आपको बताना है आनुवांशिकी विभिन्नताओं का अध्ययन हम विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? जेनेटिक्स में, ठीक है ना। आनुवांशिक जो विविधता है उसका जो हम अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में। हम बता देते हैं ये क्लास जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ये क्लास आपको जो है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाएगा। जैसे देखिए आनुवांशिकी का जनक जेनेटिक्स सब जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन यही प्रश्न अगर आ जाएगा कि आनुवांशिकी विविधताओं का अध्ययन हम विज्ञान के किस शाखा में करते हैं, और वहां आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और उसमें एक ऑप्शन जेनेटिक्स भी रहेगा, तो आपको थोड़ा सा मन डगमगाएगा कि सिर्फ आनुवांशिकी का ही ना अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स, ये आनुवांशिकी विविधता पूछ रहा है, कहीं कुछ अलग होगा, ठीक है ना। तो ये क्लास आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा, थोड़ा सा डीप में हम बताएंगे चीजों को, ठीक है ना। तो इसके लिए लेकिन यही है कि पेशेंस बना करके रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये छूट रहा है, ये जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो छूटेगा वो धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। आगे आपको बताना है उत्तकों का अध्ययन हम विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन आप विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? ध्यान से सुनिए, पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? वही जेनेटिक्स जो है, आनुवांशिकी जिसको बोलते हैं, वही जेनेटिक्स में ही करते हैं। आगे आपको बताना है पादपों का आकारीय संरचना आप किस विज्ञान के शाखा में अध्ययन करेंगे? पादपों का आकारीय संरचना, आकारीय संरचना। देखिए एक दो चीज होता है, ठीक है ना। एक मानव का अगर संरचना का बात करें, ठीक है ना, मानव का या एनिमल का संरचना का बात करें तो उसका अलग हो जाएगा, और प्लांट का रहेगा तो अलग हो जाएगा। लेकिन मोर्फोलॉजी शब्द जो है ना वो संरचना से जुड़ा हुआ, मोर्फोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका क्या होता है? संरचना, कंस्ट्रक्शन से उसका मतलब होता है, ठीक है ना। जैसे हाथ कैसे है, पैर कैसे है, नाक कैसे है, ये क्या है? मोर्फोलॉजी है। तो प्लांट मोर्फोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? पादप का कैसा आकारीय है उसका, आकार के बारे में, ठीक है ना। और एनिमल मोर्फोलॉजी में क्या चीज करेंगे? जो एनिमल का यानी कि जीव जंतु का कैसा आकार है उसके बारे में, यानी बाहरी ढांचा के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे? मोर्फोलॉजी में, ठीक है ना। एनिमल हो और प्लांट हो तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। आगे आपको बताना है पादप जीवाश्मों का अध्ययन आप विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन पॉलियोबॉटनी में, किसमें अध्ययन करते हैं? पॉलियोबॉटनी में, ठीक है ना। पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? पॉलियोबॉटनी में करते हैं। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में? तो फाइकोलॉजी में, ठीक है ना। आगे आपको बताना है औषधीय पादपों का अध्ययन आप विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? औषधीय पादपों का अध्ययन, सिर्फ पादप का नहीं, औषधीय पादपों का अध्ययन आप विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? नाम ध्यान से सुन लीजिए, फार्मेकोलॉजी। क्या नाम है? फार्मेकोलॉजी, 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 फार्मासिस्ट से ले लिया फार्मेकोलॉजी, ठीक है ना। तो औषधीय पादपों का अध्ययन आप विज्ञान के किस शाखा में? फार्मेकोलॉजी। चलिए आगे आपको बताना है प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप विज्ञान में किस चीज का अध्ययन करेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी में पादप का संरचना, पादप का आकार के बारे में। जेनेटिक्स में अनुवांशिकी गुण का, ठीक है ना, अनुवांशिकी विविधता हो, ठीक है ना, पैतृक लक्षणों का ट्रांसफर हो, ये सब किसमें करेंगे? जेनेटिक्स में करेंगे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है डेंड्रोलॉजी में आप किसका अध्ययन करेंगे? पेड़ और झाड़ियों का अध्ययन किसमें करेंगे? डेंड्रोलॉजी में करेंगे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है इकोनॉमिक बॉटनी में आप किसका अध्ययन करेंगे? हाँ, आर्थिक क्रियाकलाप से जो पेड़ पौधे महत्वपूर्ण होंगे उनका जो हम अध्ययन करेंगे वो इकोनॉमिक बॉटनी में करेंगे। आगे आपको बताना है माइकोलॉजी में आप किसका अध्ययन करेंगे? कवक का, फफूंदी का जो अध्ययन करेंगे वो माइकोलॉजी में करेंगे। आगे बताना है फिजियोलॉजी में आप किसका अध्ययन करेंगे? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में जो है ना विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन करेंगे वो फिजियोलॉजी में करेंगे। किसमें करेंगे? विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का जो अध्ययन करेंगे वो फिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है आप फसली पादपों का जो अध्ययन करेंगे वो किस विज्ञान के शाखा में करेंगे? फसली पादपों का यानी धान गेहूं मक्का वगैरह का बात कर रहे हैं, किसमें करेंगे? प्लांट साइंस के किस डिपार्टमेंट में करेंगे? एग्रोनॉमी, बिल्कुल सही है। किसमें करेंगे? एग्रोनॉमी में। फसली पादपों का जो अध्ययन करेंगे वो साइंस के किस शाखा में करेंगे? एग्रोनॉमी में करेंगे। आगे आपको बताना है विषाणुओं का अध्ययन बायोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन बायोलॉजी। फल सब्जी उद्यान का संवर्धन का अध्ययन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए,
ठीक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है ना। देखिए फल सब्जी उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन जो है ना, ये किसमें के अंतर्गत आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर के अध्ययन। और ओलेरीकल्चर के अध्ययन केवल और केवल क्या आता है, सब्जियों का अध्ययन, ठीक है ना। सब्जियों का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आ जाता है। जबकि देखिए झाड़ीदार जितना भी पेड़ है ना, झाड़ीदार जितना भी छोटा पेड़ पौधा है ना, उसका जो आप अध्ययन करेंगे ना, वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, कृत्रिम विधि से उत्तकों का संवर्धन आप किस विज्ञान के किस शाखा में करेंगे, ध्यान से सुनिए। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रूप से जो है ना आप टिश्यू बना रहे हैं, आजकल बड़ी प्रचलित है ये टर्म, टिश्यू कल्चर। क्या चीज, टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। आधुनिक रूप से जो आधुनिक बोलते हैं सॉरी, आर्टिफिशियल रूप से जो आप टिश्यू, आजकल जो क्लोन बन रहा है ना, बोल रहा है ना कि क्लोन बन जाएगा, मानव का भी क्लोन बन जाएगा, ऊंट का क्लोन बन गया, सुगर का क्लोन बन गया। कैसे वो क्लोन बना, छोटा सा वहां से ये लिया, टिश्यू लिया, और उस टिश्यू में जो जो संरचना है उसको आर्टिफिशियल रूप से बना रहा है। तो क्या कर रहा है, टिश्यू कल्चर कर रहा है, ठीक है ना, टिश्यू कल्चर कर रहा है। आगे आपको बताना है, शरीर की विभिन्न अंगों की संरचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिए। शरीर की विभिन्न अंगों का संरचना का विच्छेदन का प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो ये जो है ना एनाटोमी, आप एक लोग जानते होंगे एनाटोमी, ठीक है ना। अंदर में लिवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, फेफड़ा कहाँ है, हृदय कहाँ, इसके बारे में जो आप अध्ययन करेंगे, ये विज्ञान के किस शाखा में करेंगे, एनाटॉमी में, ठीक है ना, एनिमल एनाटॉमी में। इसका किस में करेंगे, एनाटॉमी में करेंगे। आप एमबीबीएस जब पढ़ते हैं या फिर बीएससी क्या बोलते हैं, बीएससी नर्सिंग पढ़ते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, ठीक है ना, एनिमल एनाटॉमी। तो इसी में करते हैं, यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन जो करते हैं वो किसमें करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं। और बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन किसमें करते हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। अभी पढ़े थे ना एनिमल मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। आगे आपको बताना है, जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। एकदम स्पष्ट इस सब्जेक्ट को आप लोग जानते हैं, फिर से सुनिए। जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विभिन्न संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ठीक है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इकोलॉजी, ठीक है ना। इकोलॉजी के अंतर्गत ही ना पढ़ते हैं कि प्लांट यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्लांट कम है तो सांस लेने में क्या कठिनाई आ रही है, अजैविक क्रिया कहीं पे उद्योग लग रहा है तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, सब किस में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, हाँ ठीक बोल रहे हैं, इंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना, इंडोक्राइनोलॉजी। और वही बाह्यस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एक्सोक्राइनोलॉजी, ठीक है ना, सामान्य है, ठीक है ना। इंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे या फिर तंत्र के बारे में, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सो में बाहरी, बाहरी, ठीक है ना, इंडो अंदर और एक्सो बाहरी। आगे आपको बताना है, भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है, भ्रूण का, यानी कि एम्ब्रियो की बात कर रही है तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो से एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, उत्प्रेरक का अध्ययन क्या कहलाता है, बिल्कुल सही है, एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरक का, यानी कि कैटेलिसिस का बात कर रहा है तो कैटेलिसिस का अध्ययन किसमें करेंगे, एंजाइमोलॉजी में। कैटेलिसिस क्या होता है, मानव शरीर में कैटेलिसिस क्या है, एंजाइम ही ना है। उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम जो है वो क्या काम करता है, हाँ दर को बढ़ा देता है, सक्रियता बढ़ा देता है, खाना के पाचन का दर जो है उसको तेज करता है, ठीक है ना। तो एंजाइम क्या है, कैटेलिसिस है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन जो जीवित पदार्थों की भांति कार्य करता है, ये क्या कहलाता है। इस सब्जेक्ट को सब लोग जानते हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आता है, फिर से हम एक बार बोलते हैं, यांत्रिक प्राणियों का अध्ययन जो जीवित पदार्थों की भांति कार्य करता है, यह विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, बायोनिक्स। क्या है, बायोनिक्स, ठीक है ना। आजकल जो इतना रोबोट का जो विकास हो रहा है, रोबोट जो मानव शरीर की तरह जो काम कर रहा है, यह कौन विज्ञान का कौन सा शाखा डेवलप हो रहा है, बायोनिक्स ही हो रहा है ना, बायोनिक्स, ठीक है ना। तो बायोनिक्स आज से पहले सब लोग जानते होंगे लेकिन ठीक ठीक मतलब नहीं समझ में आता है। आगे आपको बताना, साइंस का जो क्वेश्चन है ना, ये आधा तो डिफिकल्ट इसी से हो जाता है कि ठीक ठीक मतलब ही नहीं समझ में आता है कि क्या पूछ रहा है। अगर वो मतलब समझ जाए तो आधा तो आप लोग खुद बना दीजिएगा। आगे आपको बताना है, उभयचरों एवं सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी, ठीक बोल रहे हैं, उभयचर और सरीसृप का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, हर्पेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना, रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है,
हेमेटोलॉजी क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी, ठीक है ना। टेस्ट जो करवाते हैं हम लोग सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें लिखा हुआ रहता है नीचे हेमेटोलॉजी, और उसमें जो है डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स तीनों का दिया रहता है ना, कि कौन बढ़ा हुआ है, क्या कौन घटा हुआ है, क्या रहना चाहिए। तो किसमें? हेमेटोलॉजी में। आगे आपको बताना अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रो बायोलॉजी, ठीक है ना। माइक्रो बायोलॉजी कहलाता है अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। आगे आपको बताना तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी। आगे आपको बताना दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी ने ओडेंटोलॉजी, ठीक है ना। क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी। किसका? दांत यानी टीथ का अध्ययन जो करेंगे, ठीक है ना, ओडेंटोलॉजी। डेंटिस्ट जो पढ़ के आते हैं वो क्या पढ़ के आते हैं? ओडेंटोलॉजी पढ़ करके आते हैं, ठीक है ना, तब वो डेंटिस्ट बनते हैं। आगे आपको बताना पक्षियों का अध्ययन अनिर्थोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन अनिर्थोलॉजी। पैथोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हैं? रोग विज्ञान का, ठीक है ना। रोग विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? पैथोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना। पैथ लैब में आप क्या टेस्ट करवाते हैं? रोग के विज्ञान के बारे में ना टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना, कि खून में टेस्ट करके देख लीजिए कि कोई वायरस बैक्टीरिया भी है, ठीक है ना। आप किडनी का जो मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो वेस्ट है यानी यूरिन है, उसको टेस्ट करके देख लीजिए कि उसमें प्रोटीन आ भी रहा है, तो क्या करते हैं? ये रोग विज्ञान का ही तो टेस्ट है। आगे आपको बताना है जीवों पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन किस विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? रेडियोलॉजी, ठीक है ना। रेडियोलॉजी, ठीक है ना, जो एक्सरे करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है ना, या फिर जो सीटी स्कैन, एमआरआई, या विज्ञान के किस शाखा में? सब रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना। रेडियो यानी कि विकिरण से जो चीजों को देखते हैं ना, विकिरण से जो चीजों को डिस्क्राइब करते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, और इसकी शाखा क्या कहलाती है? रेडियोलॉजी कहलाती है। आगे आपको बताना है जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। वर्गीकरण मतलब टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण मतलब टेक्सोनॉमी, ठीक है ना। तो जीव जातियों का नामकरण और वर्गीकरण दोनों जो है किसमें आ जाता है? टेक्सोनॉमी के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है कॉर्क कोशिका एक पदार्थ है जो वृक्ष के छाल से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। कॉर्क कोशिका जो है ना, ये वृक्ष के छाल से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था, और इस पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। बताना रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका का खोज कब किया गया? 1665। बहुत अच्छा। कोशिका का जो खोज किया गया कब किया गया? 1665 में। किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कहां से किया गया? तो वृक्ष का जो कॉर्क कोशिका होता है ना, सुबेरीन जो होता है, वहीं से सर्वप्रथम ये कोशिका का खोज किए थे। पहली बार एनिमल सेल से कोशिका का खोज नहीं हुआ था। अब बताना पहली बार एनिमल का कोशिका का खोज हुआ कैसे था? कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक किए थे। कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक किए थे। और किसके कोशिका में खोजे थे वो? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बंदर वाला जो है ना, वो रिसस माकाका जो था, वो आरएच फैक्टर का खोज हुआ था, ठीक है ना। बंदर से क्या हुआ था? आरएच फैक्टर का खोज हुआ था। सबसे पहले ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोज किया गया। क्या हुआ? क्या था? दांत के अंदर खोज किए। किस चीज का? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक नहीं। ल्यूवेनहॉक जो किए थे ना, वो सर्वप्रथम जो है ना बैक्टीरिया का सेल निकाले थे, ठीक है ना। किसका निकाले थे? जीवाणु का कोशिका निकाले थे, और वहीं से जो है सो खोज हुआ था, ठीक है ना। हाँ, जीवित कोशिका का जो खोज हुआ था वहीं से खोज हुआ था। चलिए आगे बताना है आपको कोशिका सिद्धांत जो है ये कौन दिए थे? स्लाइडन और स्वैन दिए थे। कब दिए थे ये? 1838-39 में। 1838 में जो है स्लाइडन दिए थे, और 1839 में स्वान दिए थे। स्लाइडन क्या दिए थे? जंतु कोशिका का, और स्वान क्या चीज दिए थे? पादप कोशिका का, दोनों का दिए थे। अच्छा, ल्यूवेनहॉक जो कोशिका का खोज किए थे वो कब किए थे? 1674। 1674। 1665 में तो रॉबर्ट हुक, और 1674 में कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक खोज किए थे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है बताइएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका से क्या संबंध है? क्या समझते हैं प्रोकैरियोटिक? 80-70 होता है। क्या 80-70 होता है? राइबोसोम होता है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, सबसे जो मेन चीज है वो केंद्रक से हो जाता है। क्या चीज से हो जाता है? केंद्रक से। यूकैरियोटिक का मतलब होता है सच्चा केंद्रक वाला। क्या होता है? सच्चा केंद्रक वाला। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब ही होता है सच्चा, ठीक है ना। तो सच्चा केंद्रक वाला मतलब जिसमें सच में केंद्रक हो। इसको बंद कर दीजिएगा, अभी टेस्ट होगा, अभी थोड़ा टेस्ट होगा, ठीक है ना। सच्चा केंद्रक वाला जो होता है वो कौन होता है? यूकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। कोशिका में सारा कोशिकाएं तो पाया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ
केंद्रक नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, जो कमांड सेंटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक और डिफरेंस होता है, वो होता है राइबोसोम को लेकर के। क्या होता है? राइबोसोम को लेकर के, और राइबोसोम का स्टैंडर्ड को लेकर के होता है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक जो होगा उसमें राइबोसोम जो होगा वो कितने स्टैंडर्ड का होगा? 80 स्टैंडर्ड का। और प्रोकैरियोटिक में कितने स्टैंडर्ड का होगा? 70 स्टैंडर्ड का होगा, ठीक है ना। ठीक है, छोड़ देते हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसको बंद कर।